मैं हूं तमन्ना। नोटबंदी सही था या नहीं, इस पर अभी भी देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इस फैसले का असली इम्तिहान होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में। नोटबंदी के बाद विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर लिया कि इस फैसले की आड़ में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों को यूपी चुनाव के पहले कमजोर करना चाहती थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद यूपी में बीजेपी नेता भी नोटबंदी के असर पर आशंका जता रहे हैं। कुछ अखबारों में खबरों के मुताबिक जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई यूपी के सांसदों से, तो उन्होंने बताया कि नोटबंदी से लोग परेशान हैं और इसका असर चुनावों में नजर आ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कहती रही कि आम जनता नोटबंदी पर उसके साथ है। शायद इन्हीं सवालों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं को नोटबंदी की अच्छाइयों का प्रचार करने को कहा है। मुझे विश्वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है। आपने देखा होगा कल बड़ी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है। मैं चाहता हूं कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं। हम लोगों का ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15,000 परिवारों को हर दिन इनाम आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास। आप ध्यान रखिए कि आपके इलाके में किसको ड्रॉ लगा है, उनका सम्मेलन कीजिए। देखो भाई, मेरे यहां 1,000 रुपया आ गया। ये बात आपको एनकैश तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे करके ठीक होगा। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी। अब ये बात लोगों को बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनाव आगे आने वाला है और वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। आकलन अब ये हो रहा है कि अगर चुनाव फरवरी के अंत तक हो गया तो क्या बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होगा या नुकसान? मार्च तक रुकेंगे तो क्या असर होगा? इस तरह के कैलकुलेशन आजकल चल रहे हैं। मूल सवाल तो वही है कि क्या बीजेपी को नोटबंदी का खामियाजा भरना होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या फिर लोग इतना समर्थन करेंगे कि उनकी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी तरह समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा नोटबंदी का, इस सब पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आवाज अड्डा में किसको फायदा किसको नुकसान, इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी है इस डिबेट में आज हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के नेता असीम वकार से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर एमएच खान जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी है इस पूरे डिबेट में। स्वागत है आप सबका। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का हमारा पोल का सवाल क्या है। यही है मूल सवाल जो है हम डिबेट में उठा रहे हैं कि बीजेपी पर क्या असर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनावों में नोटबंदी का, उनको फायदा होगा या नुकसान। इस पर अपनी राय जरूर हमें बताइए। आप ट्विटर और एसएमएस के जरिए इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चर्चा। जफर इस्लाम जी, जो खबरें हमें मिली और हमने पढ़ा, काफी सारे अखबारों में ये खबरें छपी कि उस मीटिंग में जो बीजेपी के यूपी नेता थे उन्होंने काफी चिंता जाहिर की अमित शाह जी से। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और इस बात से और भी गुस्सा हो रहे हैं कि आईटी के रेड में इतने सारे नए नोट निकल रहे हैं लोगों के पास और बैंकों से कुछ नहीं निकल रहा है। तमन्ना जी, पहले तो वो मैंने देखा कि आज कई पेपर में रिपोर्ट आई जी, और उस रिपोर्ट में कोई भी सच्चाई नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं। इसलिए कि कुछ मीटिंग्स में मैं भी बैठा था, इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें सच्चाई नहीं। पहली बात, जरा सा भी सच्चाई नहीं। ये बेसलेस और ये रूमर है और इसमें कोई सच। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जो लोग वहां से इलेक्शन जीते हैं, उनकी जिनकी जो जमीनी पकड़ है, उन लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की और एक लोगों में उत्साह दिखा। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि तकलीफ जो है, जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि थोड़ी तकलीफ है लोगों को, लेकिन इसके बाद जो पीरियड जो जिसके फायदे जो इतने बड़े हैं आम जनता को, इस आम लोगों को उसके बारे में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करने, लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ये बात तो ये तो सरकार का दायित्व है, हमारी पार्टी का दायित्व है कि जब हमने ये डिसीजन लिया है तो लोगों तक
हर कोने कोने तक लोगों पर ये इसके फायदे पहुंचाएं, ये तो हमारा दायित्व है और हम ये करेंगे भी। लेकिन दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा, चूंकि आपने टॉपिक दिया है कि इससे यूपी के इलेक्शन में बीजेपी को, देखिए अब तमन्ना जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिसीजन जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, ये किसी राजनीतिक कारणों से ये डिसीजन नहीं लिया था प्रधानमंत्री ने। इसको इस डिसीजन के पीछे नहीं, सुनिए एक मिनट, आप बोलने नहीं देते तमन्ना जी, तमन्ना जी अक्सर आपने देखा कि आप हमें टोक देती है पूरे बात खत्म करने से पहले। मुझे भी बात खत्म करने का अवसर दीजिए जी, आप खत्म कीजिए, मैं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ, आप पूरा कीजिए इत्मीनान से, आप इत्मीनान से पूरा कीजिए। मैं बिल्कुल आप ही खत्म करेंगे अपनी प्लीज आप करने दीजिए तमन्ना जी। आप ओपनिंग रिमार्क्स में आप सिर्फ मुझे ही टोकती हैं, पिछले कई बार में देखा मैंने। आप सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि ये हमारा कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, ये उससे प्रेरित कोई डिसीजन नहीं था, ये देश के हित का डिसीजन है और देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है। और मुझे इससे किसी तरह से सरोकार नहीं कि इसको इलेक्शन से देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए। इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन अपनी जगह पर है, देश के हित का फैसला देश की जगह पर है और उसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। ओके सर, अगर आपने वो बात पूरी कर ली हो तब मैं क्लैरिफाई करूं कि आपने इलेक्शन को देखकर ये फैसला लिया या नहीं, वो इस वक्त इस टॉपिक के लिए मूल बात नहीं है। चाहे जो भी आपकी नियत थी उसमें चुनाव थे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ये आकलन बीजेपी के अंदर भी चल रहा होगा। मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी आज कि नोटबंदी का कोई असर आने वाले चुनाव में नहीं होने वाला है और लोग सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ पिछले कुछ महीनों में। ये तो आप मानेंगे, इतनी बात आप मानेंगे जफर इस्लाम कि एक बड़ा जब ऐसे मूव होता है उसका असर हर चीज पे पड़ता है, चुनाव पर भी पड़ेगा। और यही हम पूछ रहे हैं कि किस पर क्या असर पड़ेगा, तो इसमें वो नाराज होने वाली कोई बात है ही नहीं। राजीव त्यागी जी आना चाहते हैं इसमें। मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा था, बिल्कुल नाराज नहीं, आग्रह कर रहा था मुझे भी बात खत्म करने जी बिल्कुल। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा, नहीं पूछा नहीं मैंने, कोई सवाल नहीं पूछा, मैं बस पॉइंट आउट कर रही थी कि आपकी शुरू में नियत क्या थी, चुनाव पर नजर थी या नहीं, वो आज कोई पॉइंट है ही नहीं उसमें, नहीं भी थी तब भी असर पड़ने वाला है। इस पर हम कम से कम अग्री कर ले इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत में। जी राजीव त्यागी जी, अब देखिए राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, आज वो प्रधानमंत्री जी के पास गए, सारे दूसरे जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनको एक तरफ छोड़कर थोड़ा सा नाराज करके वो अकेले चले गए प्रधानमंत्री से मिलने, फार्मर्स की डिमांड्स रखने के लिए। जो इतना बड़ा वो खुलासा करने वाले हैं शायद उसके बारे में भूल गए, पता नहीं कब करेंगे। इस सब का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपके प्रोस्पेक्ट्स पर? तमन्ना जी, अगर आप मुझे बीच में रोकेंगी तो मैं आपकी आलोचना नहीं करूंगा, ये निश्चित है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मैं बहुत दिनों से मैं भी रोक दूं तो आप आलोचना नहीं करेंगे तो मैं रोक देता हूं। तो नहीं, आपकी भी आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि आप भी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मेरे को सुन लीजिए, उसके बाद आलोचना करें तो बेहतर है। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैंने हमेशा आपके चैनल पर डिबेट में कहा है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो होगा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छोटे व्यापारी सेंट्रिक होगा। किसान को दाम, नौजवान को काम, इसको लेकर के हम चलेंगे। राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जो गए थे वो सिर्फ इसलिए गए थे कि उत्तर प्रदेश में 2,34,00,000 किसान हैं और वो बुरी तरह से कर्जे से पीड़ित हैं, कर्ज से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री महोदय से हमारा आग्रह था कि 1,14,000 करोड़ रुपए जब आप उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखा करके, तो भोले भाले किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट से लेकर के आप क्यों नहीं आप कह रहे उसका माफ कर सकते हो, तो आपको निश्चित रूप से माफ करना चाहिए। और 1,14,000 करोड़ रुपए के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री महोदय की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्क्रू टाइट करने का काम भी किया था। रही बात उत्तर प्रदेश के विषय में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज के समय में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म होगी तमन्ना जी, उस वक्त 1 करोड़ नौजवान को उत्तर प्रदेश के रोजगार चाहिए होगा। करीब करीब उत्तर प्रदेश में हमारे देश की ज्यादा भी नहीं तो करीब करीब 16.4% पॉपुलेशन रहती है और 16.4% पॉपुलेशन को यदि आप विकास देना चाहते हैं, ह्यूमन इंडस्ट्रीज में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। प्लीज लास्ट सेंटेंस कह लूं, लेजर फोकस कांग्रेस पार्टी मानती है जी, यस,
कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नोटबंदी की वजह से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हानि हुई है, छोटे व्यापारी की हानि हुई है, किसानों की हानि हुई है, मजदूरों की हानि हुई है और साथ साथ नौजवानों के रोजगार चले गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठुकने का काम उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। ओके, तो राजीव त्यागी कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा बीजेपी को। अब आते हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ, जो एक तरह से असली खिलाड़ी होंगे उत्तर प्रदेश के सारे चुनावों में। असीम वकार जी, 2 दिन पहले अखिलेश जी ने कहा कि जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं बैंकों के सामने, वो बहुत जल्द ही एक और लाइन में खड़े होंगे और बीजेपी को जवाब देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आपकी पार्टी अब नए दोस्त क्यों ढूंढ रही है चुनाव के पहले? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है। अगर इतना बुरा हाल होने जा रहा है बीजेपी का, तो नर्वसनेस क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबको यकीन है, हमको ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन है कि सरकार तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की ही बन रही है और किसी की नहीं बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनसे पूछें या उनकी कोई भाषण सुने तो उसमें साफ तौर से बोल रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बन रही है, हमें यकीन है, लेकिन अगर कांग्रेस से हाथ मिल जाता है तो हम 350 के आसपास सीट लेकर आएंगे और 350 सीट जीतने के बाद सरकार का चेहरा कैसा होगा ये सब जानते हैं। बात यहां पर आ रही है विमुद्रीकरण की, जो नोटबंदी की है। तो आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, नहीं होगा। एक जिला है श्रावस्ती, वहां परिवर्तन यात्रा निकल रही थी। एक हमारे जफर इस्लाम साहब समझ गए, परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, लोग नारे वारे लगा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। वहीं सामने रास्ते में एक बैंक में करीब 200 लोग लाइन में लगे हुए थे एटीएम पर और अंदर जाकर पैसा लेने के लिए। 5 मिनट के बाद वो बैंक की जो लाइन थी, वो जो बैंक की लाइन थी वो परिवर्तन यात्रा की तरफ मुड़ गई और परिवर्तन यात्रा के डंडे और झंडे जमीन पर पड़े मिले और परिवर्तन यात्रा के लोग गायब हो गए। 350 एक बार कम से कम जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है हर स्पीकर का, उसमें उनको बोलने दीजिए, कम से कम ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलने दीजिए। नहीं, असीम वकार साहब, मैं आपसे इतना सवाल करता हूँ, जफर इस्लाम साहब, आप कांग्रेस की बुराई कर दें, कांग्रेस की बुराई को ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, नहीं, कांग्रेस की बुराई करते थे। सुनिए, बात तो सुन लीजिए ना उनको। बात पूरी कीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। अरे आगे पूछ लीजिएगा, आगे पूछ लीजिएगा। पहला बयान है हर स्पीकर का, बिना किसी रुकावट को करने दीजिए। जफर इस्लाम जी, आपको भी मौका मिला, आपने कहा नहीं मिला, लेकिन आपको भी पूरा मौका मिला। ओके, असीम जफर इस्लाम कंप्लीट जी, पूरा जफर इस्लाम साहब, मुझे लोगों ने बताया था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप में सब्र भी है। मुझे लोग बताते हैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी भाषा भी वैसी होना चाहिए, सोच भी वैसी होना चाहिए। तो साहब, लोगों ने जो बताया उसको कायम रखिए। पढ़े लिखे आदमी है और मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप हुआ क्या कि वो श्रावस्ती में वो जो बैंक की लाइन थी वो घूम गई परिवर्तन यात्रा की तरफ। वो 5 मिनट की 10 मिनट के बाद यात्रा के झंडे और डंडे तो जमीन पर मिले और यात्रा के लोग गायब हो गए। तो आप ये हालात बना के रखे हैं आपने। आप यहां बहुत बैठकर बातें करते हैं आप लोग चैनल के ऊपर, आप कहते हैं नोटबंदी बिल्कुल दुरुस्त काम है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। आपने कहा कैशलेस व्यवस्था करेंगे, आपने कहा एटीएम से और पेटीएम से पेमेंट करो, और आपने हिंदुस्तान की आवाम से कहा कि अगर समोसा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो तो पेटीएम कर दो, एटीएम कर दो। तो पेटीएम वाले क्या बेवजह में वो फ्री में हमारी सेवा करेंगे? 20 रुपए की अगर हम कोल्ड ड्रिंक पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो 40-50 पैसे 1 रुपया पेटीएम का भी होगा। तो अगर हम कोई सामान डायरेक्ट अपनी जेब से पैसे निकालकर दुकानदार से खरीद सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कौन सी साजिश के तहत उसमें पेटीएम का हिस्सा भी लगा दिया और अलीबाबा का हिस्सा भी लगा दिया और एटीएम कंपनियों का भी हिस्सा लगा दिया है। जब हम अपना आलू, अपनी दाल, अपना मकान, अपनी ब्रेड, अपनी चाय की पत्ती खरीद सकते हैं, तो ये बता दीजिए कि पेटीएम को हिस्सा क्यों दें, हम एटीएम को हिस्सा क्यों दें? आप 125 करोड़ पेमेंट क्यों करें? असीम वकार जी, जफर इस्लाम
इस्लाम पूरा आपने सवाल पूछा, आपको पूरा हक है जफर इस्लाम इसमें जवाब दे, लेकिन देखिए हम थोड़ा सा फोकस रखना चाहती हूँ कि क्या असर होगा चुनाव पर, और कोई आज जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप पेटीएम और कार्ड से ही करें। अगर आप कैश से कोई चीज खरीदेंगे तो कोई आपका गला नहीं पकड़ेगा। तमन्ना जी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे पास कैश नहीं है तो मुझे कैश दिलवा दीजिए प्लीज। कैश बैंक में मिल नहीं रहा है, उसका कारण है कि 14 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने कुल अभी 4.5 लाख। डॉक्टर एमएच खान को समझिए, ये लोग जवाब नहीं देंगे। आप मेरी बात की कह रहे हैं, मैंने जवाब देंगे। मेरा वादा है कि इसी सवाल के साथ हम जाएंगे जफर इस्लाम के पास, वो जवाब देंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन तमन्ना जी थोड़ा रुक जाइए, तभी तो हम अपनी बात रख पाएंगे। डॉक्टर एमएच खान के पास आ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान देने का मौका दीजिए। नहीं, आप दीजिए जवाब, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पक्का वो जवाब देंगे, आपको जवाब मिलेगा। अधीर ना हो मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरे अधीर ना हो। ओके खान साहब, देखिए खान साहब, सारे जो दूसरी पार्टियों का है, आप सवाल सुनिए खान साहब, जो दूसरी सारी पार्टियां वो कह रही हैं कि नोटबंदी का सबसे बड़ा असर आपकी पार्टी पर पड़ा है, क्योंकि करीब 100% फंडिंग आपकी पार्टी की कैश में हुआ करती है। कितना इसका असर आपके प्रचार के प्लान्स पर पड़ रहा है सर? ये गलत प्रचार है कि हमारी फंडिंग पर पड़ेगा और लोगों की फंडिंग पर नहीं पड़ेगा। हम गाड़ियों पर चलेंगे और लोग जो है पैदल चलेंगे, ये तो हास्यास्पद बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। देखिए, हमारी पार्टी धरना सेठों से धन नहीं लेती है, हमारी पार्टी वर्कर से पैसा लेती है, चंदा लेती है, तब हमारी पार्टी चल रही है। हम टाटा बिरला या अंबानी से पैसा नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे शुरू में नोटबंदी के खिलाफ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने इसको कंडेम किया था और कहा था 80% लोग गांव में रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, इनको परेशानी होगी। और वही बात आज सामने आ रही है। इतने दिन के बाद भी लोग गांव में परेशान हैं। गांव में जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक जो बैंक हैं उसमें पैसा नहीं है, उसमें एटीएम 1-2 जगह है लेकिन उसमें पैसा नहीं है। शहरों में पैसा तो पहुंचाया जा रहा है लेकिन गांव में, कस्बों में किसी भी बैंक में पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा है। और ये बात को आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभावित ये गांव के लोग हो रहे हैं, किसान हो रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। जो और दूसरी बात है कि आप ट्रेनों में देखिए, ट्रेनें जो आ रही है बुलंद का नाम है, अमृतसर से आ रही हैं, बॉम्बे से आ रही हैं, सारे मजदूर दिहाड़ी 8 से 10 लाख मजदूर बेकार हो गए। वो सब गांव में आ रहे हैं और गांव में आने के बाद इस चुनाव में 2017 के चुनाव में बताएंगे कि नोटबंदी का फैसला सही है कि गलत है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 300 दंगा इस सरकार में हो चुका है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, हमारे बैठे हुए हैं कांग्रेस के साथी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं किया है। इसलिए इस सब का जवाब हमारी पार्टी सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में काम आएगी। और वो प्रशासन, जो प्रशासन उनका है, वो प्रशासन दुनिया देख चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात होती है और लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मामले में बहन जी का प्रचार का सीमित मौका सारे नेताओं को शुरुआत में, और बस ये मौका अब समाप्त होता है। टाइम अपनी पार्टियों की अच्छाई जितना आपने कर लिया बस खत्म हो गया सर। शरद प्रधान जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप लगातार बोलते आए कि लोगों को तकलीफ है, लेकिन अब तक आज के दिन तक लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या वो समर्थन चुनाव तक खिंच जाएगा? ये तमन्ना, एक्चुअली अभी जो पोजीशन दिख रही है, मैंने कल भी जाकर के देखा है शहर के बाहर छोटे कस्बे में, और शहर में भी जो लाइनें लंबी हैं। देखिए, जो लोग लाइन में लगे हुए, जो मैंने पहले भी कहा था कि इसने एक इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट कर दिया रिच एंड पुअर का। तो जो गरीब आदमी है, जो वाकई में तकलीफ उठाता है लाइन में खड़े होने की, वो लाइन की तकलीफ को बुरा नहीं समझता है। वो समझता है कि कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, लेकिन साहब ये किया अच्छा है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है लोगों का। जो गरीब आदमी है, जो लोग बेटर ऑफ है, वो कंप्लेन करते हैं क्योंकि उनको लाइन में खड़े होने की आदत नहीं है। वो जो गरीब आदमी है, वो बेचारा हमेशा लाइन में ही खड़ा होता है। उसको चाहे सुबह पानी भरना हो अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, उसमें लाइन में लगता है। रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वहां धक्के खाता है, तो उसको लाइन में खड़े होने में तकलीफ नहीं होती। उसके दिमाग में एक ये भी है, किसी तरीके का एक उसको प्लेजर भी मिल रहा है। वो कहता है कि ठीक है, हमें तो तकलीफ हो रही है, लेकिन मोटे सेठ का पैसा गया।
ये एक फीलिंग है, ये रियलिटी है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर ये करेंसी फ्लो इंप्रूव नहीं हुआ तो ये चीज ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि तकलीफ का जो ब्रंट है उसको फेस करना पड़ेगा। आज जो आपने गौर किया हो, जब मोदी जी का अभी आप दिखला रहे थे क्लिप, उन्होंने ये जो कहा कि 50 दिन तक ये तकलीफ बढ़ेगी, उसके बाद धीमे धीमे कम होगी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है उनके स्टैंड में। पहले उनका कहना था कि 50 दिन में ये खत्म हो जाएगी तकलीफ। बिल्कुल, ये बड़ी ये जिससे जाहिर होता है कि ये इनको अंदाजा नहीं है कि किस किस्म की तकलीफें होनी है। एंटिसिपेशन जो नहीं किया गया, ये फर्दर स्पीक करता है इल प्लान्ड मूव का। अच्छा मूव बैडली हैंडल्ड, क्योंकि आज इनकी बात ये कहना जो है उनका कि 50 दिन तक बढ़ेगी। एक और जो बहुत जरूरी बात आज मोदी जी ने कही, उन्होंने कहा कि दल से बड़ा देश, और बार बार ये मैसेज उन्होंने दोहराया अपनी स्पीच में। संजय सिंह जी, इससे क्या मैसेज जाता है कि आम पब्लिक में परसेप्शन की मैं बात कर रही हूं कि मोदी जी के इस फैसले से तकलीफ तो हुई है, शायद उनको पता भी था कि चुनावों में नुकसान हो सकता है, लेकिन इरादा इतना नेक था, देश हित में इतना बड़ा काम था कि वो कर बैठे, उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या उस तरह का एक इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, आज का मोदी का स्पीच जो था, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा, वो दो मायने में अहम है। एक कि वो लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं बोल पाए या नहीं बोले, और उन्होंने स्मार्टली वो अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज बुलाई जो नॉर्मली ट्यूसडे को होती है, और साथ में उसका टेप जो है वो डीडी न्यूज को रिलीज कर दिया गया। उस पर भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है जिस समय सोनिया गांधी, मतलब 2004 में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का वो पूरा लाइव प्रोसीडिंग्स हुआ था। वो जो भाषण है उसमें वो कांग्रेस को वो टारगेट कर रहे हैं। 1971 से इंदिरा गांधी का वो हवाला देकर के जब वाई बी चौहान उनके पास गए थे, और साथ में ये भी कह रहे हैं, और मतलब उसके साथ तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि वो अब ऐसी हालत हो गई है, राजनीतिक स्तर का इतना पतन हो गया कि लोग बेईमान का साथ दे रहे हैं, और साथ में बाकी पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं कि पहले लड़ाई ऐसी होती थी कि कोई एक करप्शन का एक्सपोजे होता था, उस पर ये पार्टियां सामने आती। मूल जो इसके पीछे मैसेज है, वो मैसेज ये है कि हमने जो टफ डिसीजन लिया है वो दो लेवल पे एक्ट कर रहा है। एक, जो पार्टीज राइवल पार्टीज हैं उनको टारगेट करो कि ये बेईमानी और करप्शन के साथ है। दूसरा, ये मैसेज देना कि अगर टफ डिसीजंस लेने हैं तो मैं वो ले रहा हूं इलेक्शन के इरिस्पेक्टिव उसके इम्प्लीकेशन को देख करके। क्योंकि जब वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने वाई बी चौहान को कहा कि क्या कांग्रेस को आगे चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो ये एक मैसेज है। और साथ में जो शरद प्रधान जी जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो निचले तबके का आदमी है उसको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, और दूसरा, काफी सारे लोगों के बैंक अकाउंट में एक मतलब तमाम कारणों से कुछ सेठों ने, कुछ उनके साहूकारों ने अपने पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं। अब वो पैसा कैसे उससे बाहर जाता है, वो एक इशू है। जो इशू वो है जो नॉर्मली मिडिल क्लास है या स्लाइटली वेल ऑफ है या बाकी लोग हैं, कैश क्रंच वो अफेक्ट कर रहा है। वो बीजेपी के अंदर भी इस चीज की चिंता है। वो जफर इस्लाम जो भी कह रहे हैं, वो पार्टी का उनका व्यू पॉइंट, ऑफिशियल व्यू पॉइंट कैमरे पे है, लेकिन वो चीज डिस्टर्ब करता है। तभी मोदी जाकर के वो कहते हैं कि ये 50 दिन के बाद वो पीक करेगा और उसके बाद वो नीचे आएगा। तो ये एक मैसेजिंग है जो पब्लिक डिस्कोर्स को अभी से करेक्ट वो करना चाहते हैं। अगर ये इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि देखिए अभी से लेकर के और बजट का जो अनाउंसमेंट होगा, इस समय में एक्चुअल इम्पैक्ट असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और सारी रिपोर्ट्स में ये जो सारी रिपोर्ट्स है, तमन्ना, एक चीज इंटरेस्टिंग होगी कि यूपी चुनाव आने के पहले बजट आएगा, और बजट के प्रावधान में जो वित्त मंत्री हो कुछ भी कह सकते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई जोर नहीं होगा। अगर बजट में ऐसे प्रावधान आते हैं जो मिडिल क्लास के जो कंसर्न है, या जो पुअरर सेक्शन है और फार्मर्स के जो कंसर्न है, उनको अगर वो एड्रेस कर लेता है, तब मुझे लगता है कि उसके बाद फिर इम्पैक्ट असेस करना लोगों के बीच में जाकर के ज्यादा सार्थक होगा। ओके, इस वक्त जो वो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, जिसको जफर इस्लाम बिल्कुल गलत बता रहे हैं, उसमें एक बात ये भी है, वो कंसर्न है तमन्ना, आप सही कह रही हैं, वो कंसर्न है। उसमें एक बात भी ये है कि अगर 14 दिनों में 2 हफ्तों का एक टाइमलाइन दिया है अप्रोक्सीमेटली, हालात सुधरे तो हम कुछ बचा पाएंगे, इससे लंबा खिंचा तो प्रॉब्लम होगी। क्या इस तरह के कंसर्न्स है जफर इस्लाम की जल्द से जल्द कैश लाना है सिस्टम में, और इसका ये उपाय नहीं हो सकता कि हर जगह आप कार्ड अपना स्वाइप करते रहे, कैश तो आते रहेगा। जो सवाल आपसे असीम जी ने पूछा कि कैश सब स्वाइप करें
कार्ड सब स्वाइप करें, कैश आते रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको कैश डालना पड़ेगा सिस्टम में, क्योंकि इसके कई सारे असर पड़ेंगे और यूपी चुनाव उसमें से एक है। तमन्ना जी, अब मुझे विस्तार से 2 मिनट का टाइम दीजिए जवाब देने के लिए। जो तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, स्पोक्स पर्सन ने, मैं सबके जवाब देता हूं। पहला तो अरे मैं ये बताता हूं कि देखिए, कोई जवाब नहीं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से अरे प्रकाश साहब, थोड़ा सिविलिटी तो दिखाइए। अब आप चुपचाप, आप अपने आप को क्यों ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपको सिविलिटी नहीं? सुनिए एक मिनट, ग्राउंड पर इनको सब थोड़ा सब सिखाइए। एक एक करके सब बोलेंगे, प्लीज। असीम वका जी, उनको मौका मिला है अपना जवाब देने के लिए, उनको जवाब देने दीजिए, फिर चुप कराइए। आप सामने वाले आप तक पेश कर सकते हैं। तमन्ना जी, जरा भी तमीज नहीं है। इनकी बात कमेंट मत कीजिए जफर इस्लाम जी, आप प्रवोक कर रहे हैं, कमेंट मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनको एहसास हो गया हो। नहीं, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी दुनिया के किसी इकोनॉमी, देखिए 3-4 बात बोलूंगा और सबके सामने फैक्ट्स है। पहली बात, दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पर हायर डिनोमिनेशन में 86% करेंसी हो। इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। कहीं किसी और इकोनॉमी में देखिए 30-35% हायर डिनोमिनेशन होता है नोट, बाकी करेंसी छोटे डिनोमिनेशन में। तो ये कहीं ना कहीं इंटेंट गलत थी पहले सरकारों की, इसलिए क्या। दूसरी बात, हम जब देखें तो जो कैश टू जीडीपी रेशियो जो होता है कंट्री में, इकोनॉमी में कैश टू जीडीपी रेशियो इंडिया में 12% है। दुनिया की किसी बड़े इकोनॉमी में देखिए तो वो 4 से 7% होते हैं, 8% तक होते हैं। मुझे लगता है, और ये साफ जाहिर है कि इस स्कीम के बाद अरे ये किसान मजदूर समझ रहा है, जो आप आंकड़ा बता रहे हो, किसान मजदूर समझ रहा है। उसको तो 2 रोटी चाहिए, उसको तो खाने के लिए रोटी चाहिए। सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्यों बता रहे हो आप? सवाल का जवाब की बात कर रहे हैं। ये खाट पे चर्चा गए थे किसानों के साथ, किसानों ने इनकी खाट खड़ी कर दी। ये खाट पे चर्चा करने गए थे। और चौथी बात कहता हूँ, अच्छा एक मिनट सब एक साथ ना बोले प्लीज, थोड़ा सा संयम बरतें, डिसिप्लिन रखें, क्योंकि सच में आप जितना जोर लगा रहे हैं। डॉक्टर खान, जफर इस्लाम खान साहब, जफर इस्लाम, आपको एक बात, एक छोटी सी बात मैं बता दूं। आप 8% 12% की बात कर रहे हो। आज गांव में देहात में कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है। एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट। अच्छा, एक राज की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जितना जोर और एफर्ट लगा रहे हैं चिल्लाने में, इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। उससे अच्छा एक एक करके बोले तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा आपका मैसेज क्या है। बोलने नहीं दिया जा रहा है, एफर्ट क्यों आप लगा रहे हैं व्यर्थ में। ओके जफर इस्लाम जी, आपका जो समय है वो आंकड़े देने में आपने उसका उपयोग कर लिया, जो हम सब जानते हैं। सब जानते हैं 86% डिमोनेटाइज हुआ है। सवाल है कि अगर यूपी चुनाव तक फिर से बैंक पहले जैसे काम नहीं करने लगे तो ये जो उम्मीद की किरण है और गुडविल है वो कब तक रहेगा, उसकी लाइफ साइकिल कितनी रहेगी? देखिए तमन्ना जी, 2 चीजें बोलूंगा। एक तो पैसे जो है नोटबंदी के बाद जो बाहर गए थे, रीमोनेटाइज में आज से 5 लाख करोड़ आ गए हैं। जो देश की आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है वो 7-8 लाख करोड़ की चाहिए थे, 5 लाख करोड़ आ गए। 30 तारीख तक और भी पैसे आ जाएंगे सिस्टम में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको स्वाइप ही करना है, कैश भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वकार साहब को समझना चाहिए। दूसरी बात, जो खान साहब हैं, जो बीएसपी के बार बार कह रहे हैं, खान साहब जरा सा आप समझिए तो आपकी पार्टी को किस नजर से देखा जाता है। आपने कभी सिनेमा हॉल के बाहर देखा? अरे आपको क्या देखा जाता है भैया? आप तो सांप्रदायिक पार्टी हो, लड़ाने वाले हो, आप तो गुंडों की पार्टी हो यार। आप क्या बात करते हो? आप तो मुसलमानों से वैसे दुश्मन हुआ। आप सर पर लाना है डिबेट को। अच्छा एक मिनट राजीव त्यागी जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में, जिसका आपने मुझे जवाब दिया नहीं। पार्टी के ऊपर अगर ये बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगा। पार्टी आपकी कैसी है, दुनिया जानती है, चल रही है दोनों। इंडिया आपका नारा था ना, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने कांग्रेस तो बिल्कुल किनारे कर। प्लीज बात कीजिए। राजीव त्यागी, मेरा आपसे सवाल है राहुल गांधी को लेकर। देश की जनता जानती है कि अगर कोई विकल्प है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए कि ये विकल्प
बहुजन समाज पार्टी है। राजीव त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल है, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने 16 पार्टियों के नेताओं के साथ खड़े होकर कहा था कि मेरे पास एक ऐसा खुलासा है जिससे भूकंप आ जाएगा, मोदी जी का गुब्बारा फूट जाएगा, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, बहुत सारे दावे किए थे, पर्सनल करप्शन पर सबूत है। वो सबूत वो कब देंगे? और आज जब वो अकेले गए हैं मोदी जी से मिलने, जबकि दूसरी पार्टियां गई थी राष्ट्रपति से मिलने नोटबंदी पर, नाराज होकर 3-4 पार्टियां उस सम्मेलन में शरीक नहीं हुई, उसमें से बीएसपी एसपी भी शामिल है। तो क्या जो ऑपोजिशन यूनिटी बन रही थी उसको तोड़ दिया राहुल गांधी ने? और यही दिक्कत है कि नोटबंदी पर जो नाराजगी है उसे विपक्ष ठीक से भुना नहीं पा रहा है, लोगों की दिक्कतों को आगे ला नहीं पा रहा है। आपने अपने सवाल पे 2 विषयों पर रोशनी रखने के लिए कहा है। मैं दूसरे विषय पर पहले आता हूं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी के साथ क्यों नहीं गई राष्ट्रपति जी से मिलने। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारी प्रतिनिधि पार्टी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। और संसद में लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी नोटबंदी की डिबेट्स पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसमें मोदी सरकार की कलाई खोलने का पूरा काम किया, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। देखिए, आपके बारे में आपके बारे में इतना ही कहा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप खंबा मत नोचिए। अरे भाई, वो तो आप लोग की हालत है, आपके पास बोलेंगे तो आपकी छवि खराब होगी। नहीं, आपकी छवि खराब होगी। दूसरी बात जो आपने कही, राहुल गांधी जी जो गए उसमें किसानों के मूवमेंट में अकेले चले गए। निश्चित रूप से एक बात आपको तमन्ना जी ध्यान रखनी होगी कि हम लोगों ने किसान यात्रा की थी पूरे प्रदेश में 32 दिन। मेरा सौभाग्य था कि राहुल गांधी जी की यात्रा को कोऑर्डिनेट करने का मौका मुझे मिला। किसान लोग बात चाहते थे कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के सामने इनकी जो कारगुजारी है, किसानों की जो प्रॉब्लम है, मोदी जी के सामने रखे, वो हमने रखी। अब मेरे मित्र ने कहा कि हमारी खाट खड़ी हो गई। हमें नहीं, राजीव त्यागी जी, उनको किसानों की समस्या रखनी थी, मैं समझ सकती हूँ। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं एक समय पर बाकी सबका ऑडियो म्यूट कर दूं। ऐसे मजबूर मत कीजिए, एक एक करके बोले प्लीज। राजीव त्यागी जी, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन, 1 मिनट जफर इस्लाम, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन कि आपकी किसान यात्रा के बाद, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूं। नहीं, ओके, 1 मिनट। आप किसान यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को जाकर वो लिस्ट देनी थी प्रधानमंत्री जी को, लेकिन 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने दावा किया, उसके बाद जाकर वो मिले हैं, किसानों की बात की, वो सब ठीक है, उसको वो भूल गए क्या? आपके नेता ने खड़े होकर कहा है कि मेरे पास सबूत है भ्रष्टाचार का। मैं जवाब देता हूं। वो कब देंगे सबूत? मैं निश्चित रूप से जवाब देना चाहूंगा इसका। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, आपके सम्मानित व्यूअर्स सुन लें इस बात को, वो ऐसी बात नहीं होगी जैसे अच्छे दिन का वादा किया गया था, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा किया गया था, महंगाई के बारे में वादा किया गया था, देश की जनता को सुविधाएं देने की बात की गई थी। राहुल गांधी जी कलाई खोलेंगे मोदी जी की, लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी है, पहली बार ऐसा हुआ। हम नियम 186 की चर्चा चाहते थे जिसमें मत विभाजन होता। भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है क्योंकि उसके बहुत सारे सांसद नोटबंदी को लेकर के मोदी जी का अंदर खाने विरोध कर रहे हैं, कहीं सरकार न गिर जाती। नियम 186 डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर बहुत लोग नाराज है नोटबंदी से, ठीक है, नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जवाब देने दीजिए। तो फिर जो तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आपको तो पूरे कॉन्फिडेंस में लगना चाहिए कि ये तो मतलब चिंता ही नहीं है इस चुनाव में। फिर एसपी और कांग्रेस के साथ आने की बात भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील पे कील ठुक रही है नोटबंदी की वजह से। जितना डिले होगा, देखिए तमन्ना जी, अगर ऐसा है तो अखिलेश जी की क्या जरूरत
देश को 2400 करोड़ नोट चाहिए, शरद प्रधान क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? चाहिए अगर इस वक्त नोट छापने की अगर इस वक्त क्षमता है जो बिल्कुल सही कहा पार्टियां हैं, वित्तमंत्री ने कॉन्फिडेंट है नहीं की तो उनको एक दूसरे के सहारे की क्या जरूरत है? शरद प्रधान बोलेंगे, सिर्फ शरद प्रधान बोलेंगे। राजीव त्यागी सिर्फ शरद प्रधान बोलेंगे। देखिए बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है। अगर दर्शकों ने नहीं सुना हो इस हल्ले के बीच में, जल्दी से मैं दोहरा दूं। अगर इतनी कॉन्फिडेंस है मुझे लगा आप मुझसे पूछ रही हैं बीएसपी और कांग्रेस में कि नोटबंदी का बहुत खराब असर पड़ेगा बीजेपी पर, तो वो एक दूसरे से सहारा क्यों मांग रहे हैं शरद प्रधान जी? हाँ, ये बड़ी बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया और ये जाहिर करता है कि इन लोगों की बातों में, किसी की बातों में कोई डेप्थ नहीं है। सब अपनी अपनी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, चाहे ये बीजेपी वाले कह रहे हो चाहे कांग्रेस वाले कह रहे हो, बिल्कुल मतलब कोई सेंस ही नहीं। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया था जिसका कि त्यागी जी जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी बात तो कर रहे थे, खुलासा करने की, प्लीज सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, राहुल गांधी जो कह रहे थे उससे जाहिर होता है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को वैसे ही हल्केपन में लिया जाता है, पप्पू वप्पू कहा जाता है। उन्होंने प्रूफ दिखा दिए, फिर क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये कह करके खुलासा करेंगे। अरे उसको कौन रोक रहा था खुलासा करने से? आज कोई कहेगा आराम से बोलिए, आज वो मोदी से डील कर। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा शरद तो आप क्यों बीच में बोलते हैं? आप बोलते रहते हैं, आप बोलने नहीं देते दूसरे को, आप बोलने नहीं देते। छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, पार्लियामेंट के बाद करेंगे ब्रेक के बाद मेरे सारे माननीय गेस्ट से विनती है कि एक तो चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक करके बोले और साफ बोले ताकि हमारे दर्शक सुन सके। छोटा सा ब्रेक से लौट के हम पूछेंगे एसपी और कांग्रेस क्या हाथ मिलाएंगे, क्या होंगे आगे के समीकरण, इलेक्शन फंडिंग पर क्या असर पड़ा है नोटबंदी का, इस सब पर हमें चर्चा करनी है। ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। नोटबंदी का क्या असर होगा यूपी चुनावों पर, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद चुनाव फरवरी में ही हो जाए। उस समय जो बोर्ड एग्जाम है उसके समय को हटाने की मांग की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऐसी भी खबरें आ रही है। अब किसके हित में है अगर चुनाव जल्दी हो? समाजवादी पार्टी के हित में है या बीजेपी के हित में है, ये अब जानना है। हमारा पोल भी चल रहा है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हम पूछ रहे हैं कि नोटबंदी से बीजेपी पर क्या असर होगा यूपी चुनाव में, उनको फायदा होगा या नुकसान, अपनी राय जरूर दीजिए। आइए चलते हैं वापस इस डिबेट में। संजय सिंह जी, अब ये सवाल है कि क्या हिट हुई हैं विपक्ष पार्टियां, और यूपी के संदर्भ में विपक्ष पार्टियां नहीं कहूंगी लेकिन गैर बीजेपी पार्टियां, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, क्या उनका साहस बढ़ा है नोटबंदी से या फिर उनके फंडिंग भी हिट हुई और साथ में वो अभी तक श्योर नहीं है कि ऑन ग्राउंड कैसे लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं तमन्ना, आपके सवाल में ही वो जवाब है। देखिए, जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय निश्चित रूप से कांग्रेस, बीएसपी और एसपी के अंदर एक वो माहौल था जहां उन्हें सेटबैक था और बीजेपी के अंदर एक उत्साह का माहौल था। उन्हें लगता था कि उनकी फाइनेंशियल कमर जो राइवल पार्टीज हैं उनकी टूट जाएगी और उसको लेकर के उन्हें फायदा होगा। जब समय बीतता जा रहा है तो उस समय इसके जो इम्पैक्ट है, देखिए इस समय तो हर व्यक्ति को वो एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, पूरे 130 करोड़ जनता को, लेकिन लॉन्गर टर्म बेनिफिट को देख करके लोग या साथ में इस समय एक राष्ट्रीयता की भावना जो प्रखर रूप से निकल करके आई थी उसको देख करके लोगों ने काफी पेशेंटली हैंडल करना है। इस समय में इन तीनों पार्टियों को ये लगता है कि इसका बेनिफिट उनको होगा। बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने जो कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में जब वो भाषण देंगे या अपनी बातें को कहेंगे तो उससे उनका जो भी वो लॉस हो रहा है वो मेकअप हो जाएगा और चुनाव के पहले बाकी सर्जिकल स्ट्राइक उसको लेकर के एक माहौल बना था इस समय में। लेकिन आज वो जो आप यूनिटी की, ऑपोजिशन यूनिटी की बात करी है जो पहले आप चर्चा करी थी, राहुल गांधी ने स्वयं ही उसको बिखेर दिया। मुझे उसका कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि ये अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी कि किसी पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी को देनी है पीएम से जाकर के मिलने की, तो वो 5 मिनट की बात प्रधानमंत्री से इतने बड़े डेलीगेशन की सार्थक बात मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि साथ में उन्होंने जब इतना बड़ा एक प्रोपोजिशन को लेकर के आते हैं कि पर्सनल प्रूफ है, रीड माई लिप्स, और उससे भूकंप आ जाएगा, धरती डोल जाएगी, ये बहुत ही अजीब है। जब होती हैं
ये बहुत ही अजीब है कि एक दिन आप क्रेडिबिलिटी का नुकसान होता है। तमन्ना, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप देखेंगे इस समय में जो चीज बीजेपी को सस्टेन करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सस्टेन करती है, वो ऑपोजिशन रैंक में आज की डेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी सस्टेनेबल हो। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, बहुत बड़ा जनाधार उनका जेडीयू का नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में वो थी। उनके उस रैंक से टूटने के बाद और मोदी के साथ डिमोनेटाइजेशन में खड़े होने के बाद वो टूटता है। जहां तक यूपी इलेक्शन का इशू है, मेरे ख्याल से मेरा विजडम ये कहता है कि इलेक्शन जितना दूर जाएगा बीजेपी को उससे उतना जो भी लोगों का रोष है उसको, नाराजगी को कम करने में एक फायदा होगा, क्योंकि तब तक नोटों का सर्कुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस समय में सिचुएशन थोड़ा ज्यादा फ्लूइड है। किसी भी तरह से किसी कन्विंसिंग मुकाम पे इस समय में वो लेकर के आना, ठीक है ये इंटेंस डिबेट का इशू है और डिबेट होना भी चाहिए, क्योंकि किसकी क्या प्रॉब्लम्स है। विपक्ष बहुत अच्छे से लोगों की जो परेशानियां हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से इस संसद के सत्र में रख सकता था और लोगों तक बिल्कुल नहीं रख पाया है, बिल्कुल नहीं रख पाया है चक्कर में, और क्लैरिटी नहीं रही है, सफाई नहीं रही है थॉट में। असीम वकार जी पहले दिन कहते हैं काले धन के हम खिलाफ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन खराब है, लेकिन इसमें स्कैम है, हमारे ऊपर प्रहार है। एक क्लियर थॉट नहीं आया है आपके नैरेटिव में कि आप किस चीज की निंदा कर रहे हैं नोटबंदी को लेकर, और यही दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां खड़े हैं। देखिए, हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, देश की आवाम के साथ खड़े हैं, हम आवाम के लोग हैं, हम जमीन पर रहकर राजनीति करते हैं। शुरू में भी कहा गया था, आज भी कहा जा रहा है कि एक बहुत अच्छा कदम लेकिन बहुत खराब और बदतरीन तरीके से लागू किया गया एक फैसला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। शाहजहानपुर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में 126 राइस मिल हैं। 126 राइस मिल आज की डेट में इस विमुद्रीकरण की वजह से बंद हो गई हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। कानपुर की जितनी टैनरीज थी उनमें हजारों लोग काम करते थे, सारी टैनरीज बंद हो गई हैं। बॉम्बे से लेकर पंजाब तक, बंबई से लेकर पंजाब तक जितने भी कंस्ट्रक्शन के और प्रॉपर्टी के काम थे वो सब बंद हो गए हैं इस कैश की वजह से, और सारे के सारे मजदूर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। सारी ट्रेनें भर भर के आ रही हैं। इनकी रोजगार की जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान की सरकारों की है, हमारी भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमें ये झेलना पड़े कि साहब केंद्र सरकार हमारे लोगों के रोजगार छीन रही है, हमारे लोग बेरोजगार हुए चले जा रहे हैं, तो इसका अपराधीकरण पड़ेगा। कोई भी आदमी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है, कोई भी आदमी अपने बच्चों को दूध के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसमें अपराध के ऊपर उतर के आ जाएंगे। मोदी जी ने इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। मोदी जी को सोचना चाहिए। अपराध एकदम से बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा देश जी? जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन रहा है यूपी में अब तक, अखिलेश जी के इस टेन्योर में, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। मैं इसका जवाब दूं क्या? ये इनफैक्ट तमन्ना जी क्या जवाब दूं? जी डॉक्टर खान बोलेंगे, फिर आप जवाब दीजिए। डॉक्टर खान, अगर एसपी और कांग्रेस साथ में आ गए तो क्या आपके चांसेस खराब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं खराब होंगे। देखिए, हमारी स्थिति ये है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जो कमजोर होता है वही बैसाखी की तलाश करता है। देखिए, कांग्रेस अगर मिल जाती है तो कांग्रेस ने क्या किया है बता दीजिए मुझे। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी इनके जमाने में ही आई है। सच्चर कमेटी में कहा गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी गुजरी हुई है। इन्होंने उस पर एक कदम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया। मुसलमान आज वैसे ही बदतर हालत में है। दूसरी बात तमन्ना जी, नोटबंदी के अलावा जो चुनाव होते हैं विधानसभा के जिस भी प्रदेश में होते हैं, उसमें ये सवाल तो बहुत बड़ा है ही है। उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था कैसी रहेगी, आपकी विकास कैसे होगा, आपकी मां बहनें सुरक्षित कैसे रहेंगी। आप सोने का सड़क बना दीजिए और मां बहनें सुरक्षित न रहो, बलात्कार होता रहे, तो उस ऐसे शासन से किसको फायदा होने वाला है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई पार्टी है ये। इनके पास 2.5 साल तक कोई काम नहीं था। न इन्होंने महंगाई कम किया, न इन्होंने किसी को रोजगार दिया, न इन्होंने कोई काम किया। उसके बाद नोटबंदी का एकदम से फैसला ले आए और गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। उसमें 120 लोग मर गए, उस पर कोई सहानुभूति नहीं इनकी है। बोलने वाला नहीं है। जाफर इस्लाम बोलेंगे अब जी। जाफर इस्लाम,
जवाब दीजिए। बात तो पूरी होने दीजिए पहले, तब बात जवाब दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी जो है पूरी अकेले दम पे। लेकिन में आप बात पूरी करेंगे सर। नहीं देखिए, सबसे पहली बात कि घबराई हुई पार्टियां ये हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई नहीं। उसकी दो मुख्य कारण है। एक पहला कारण कि वहां की प्रदेश की जनता बिल्कुल परेशान है वहां के जो गुंडे राज की वजह से, और इसीलिए देखिए आपने निष्कर्ष निकाला, आपने देखा वकार साहब ने क्या बोला कि यहां अपराधी लोग बढ़ेंगे। और देखिए नोटबंदी से देश की जनता खुश है, प्रदेश की जनता खुश है, लेकिन इनको वहां अपराध दिख रहा है, वहां अपराध दिख रहा है। यही उनकी सोच है, यही मंशा है, यही उनकी नीति है, और इसीलिए गुंडाराज हमने बार किया, हम गुंडाराज के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी बात बताता, आपको सुन लिया अभी प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सुन ली, और आपने उसको वैलिडेट नहीं किया। दूसरी बात, आप देखिए कांग्रेस की तो कोई वजूद ही नहीं वहां पर, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, और रोजगार की बात प्रदेश की जनता हर तरह से नकार चुकी है कांग्रेस को और एसपी को। और जो काला धन से जिस तरह से पूरे तौर से काला धन कमाने वाले बेशर्मी की बात करते हैं बैठकर यहाँ। लेकिन जफर इस्लाम जी, उसमें सबसे बड़ा जफर इस्लाम जी सबसे बड़ा जो 2 महीने पहले तक भी पूरे तरह से एक्सपोज हो गई है। जफर इस्लाम जी, जो सारी आप बातें कह रहे हैं ना, आज के एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, करप्शन, ये सारे मुद्दे थे बड़े उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले तक, या मैं कहूं 40 दिन पहले तक। आज के दिन, अगर आज के दिन की बात करें तो नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्जिकल स्ट्राइक से जो बूस्ट मिली थी, उसका नोटबंदी का क्या असर पड़ा है? क्या आप सच में उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों की नौकरियां गई है, या उनको तकलीफ हुई है, या लाइन में खड़े होकर भी उनको पैसे नहीं मिले हैं, और वो देख रहे हैं कि रेड्स में करोड़ों रुपए नए नोट में पकड़े जा रहे हैं, उनके मन में थोड़ा भी गुस्सा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात। क्या आप ये सच में मानते हैं? बिल्कुल। तमन्ना जी, मैं बड़े आदमियों के पास पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। मेरा सवाल था, आपको जवाब देने दीजिए। मेरा सवाल था, मैं आपसे खाली इतना पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल। अरे गरीब आदमी को 2000 रुपए नहीं दे रहे हैं आप, और ये अरे खान साहब सुनिए, बेतुकी की बात करते रहते हैं आपको सिर्फ बोलने की आदत है, बड़ बोले आप बहुत। सुन लीजिए, हम सवाल जवाब कैसे करेंगे अगर बीच में इंटरप्शन होते रहेगा? असीम वकार जी, आपकी पूरी बात सबने चुपचाप सुनी सर। सामने आए हैं असीम जी, आपकी पूरी बात सबने एकदम इत्मीनान से सुनी। तहजीब नहीं है भाई, बड़े अफसोस की बात करें, तहजीब की बात करते आप पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात का बिल्कुल ये नहीं है कि कौन सी पार्टियां क्या सोच रही हैं, और हमें विश्वास है प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, इसलिए कि डिसीजन जो है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है और उससे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सिर्फ देश के हित में लिया गया। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता उसको नकारेगी। समाजवादी पार्टी के और बहन मायावती तो पूरे तरह से एक्सपोज हो गई, किस तरह से काले धन वो जमा करते हैं। जो लोग वही मिसाल इनकी, और 70 सालों तक किसी गरीब का भला नहीं किया। आज प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, 70 साल में पहली बार ऐसा फैसला किसी प्रधानमंत्री ने लिया है, जो कि देश के मोरारजी देसाई ने भी लिया था नोटबंदी का फैसला। जफर इस्लाम जी, नहीं उसको मोरारजी देसाई ने भी नोटबंदी का फैसला लिया था। मतलब वो हाइपर बोले में आप इतना मत। एक मिनट, राजीव त्यागी जी, खबरें हैं कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए 100 सीट मांग रही है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मांग रही है। एक राजीव त्यागी से मेरा सवाल है, 100 सीट आप लोग मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और डेप्यूटी सीएम का पोस्ट मांग रहे हैं, किस आधार पर ये मांग की जा रही है और क्या ये सच है? व्यक्तियों का कार्य है, राजनीतिक व्यक्तियों का कार्य है, और राजनीतिक पार्टियों का कार्य है खबर में रहने तो होता है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा तो कोई कार्य होता नहीं। और मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूं कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से निर्णय लेती हैं वो निश्चित रूप से अपने और देश के हित में लेकर के करती हैं। जफर इस्लाम साहब ने बहुत सारी बात नोटबंदी पे कही है। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि जफर इस्लाम साहब इस नोटबंदी से देश को 1,28,000 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक और किसानों तक।
3 लाख करोड़ रुपए की सकल घरेलू उत्पाद चली जा चुकी है, 6 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है, 60 करोड़ जो दिहाड़ी मजदूर है वो पलायन करके अपने गांवों में पहुंच आंकड़े मत दीजिए। सुनिए, अब बीच में मत बोलिए जफर इस्लाम साहब, मैंने बहुत लेकिन राजीव त्यागी जी आप बोलिए, नहीं राजीव त्यागी आप बोलिए, लेकिन इन आंकड़ों का स्रोत आपको बताना होगा कि इनका सोर्स क्या है। अगर आप आंकड़े दे रहे हैं उनका सोर्स बताइए। एसोचैम की रिपोर्ट से लेकर के एसोचैम की रिपोर्ट की जो एसोचैम की रिपोर्ट देखिए आपको सोर्स पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये उत्तर प्रदेश में जो हालात उनको बोलने दीजिए, कोई रिवैलिडेट नहीं उनको बोलने दीजिए और आंकड़ों का बेसिस भी बताएं। वो जो लोग बाग लाइन में मरे उनके लिए मुआवजा घोषित किया है, गलत बोल रहे हैं। इससे आपको हालत हालात क्या है, इस नोटबंदी से क्या असर हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी ये मानती है, अरे सिमटी भी पार्टी शाइनिंग इंडिया, अच्छे दिन, बढ़िया दिन, इस तरह के नारों को बड़बोला राजनीति करने का समय नहीं है। देश को और प्रदेश को विकास की जरूरत है। और जिस तरह से मोदी जी ने 8 लाख करोड़ घोटाला किया है नोटबंदी में, वो निश्चित रूप से भी जल्दी खुलेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे बड़बोले मोदी गड़बड़ प्रधान, इस वक्त आपके राहुल गांधी एक गठबंधन बनना कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के लिए। अगर बीजेपी को हराना है और इस कोशिश में नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं कि एक तरह का गठबंधन बन जाए उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में बना था, ये कितना जरूरी और कितना असर डालेगा रिजल्ट पर? क्या है ये राष्ट्रवाद शरद प्रधान से सवाल है और कोई ना बोले प्लीज खामोश हो जाएंगे, बोलने देंगे। ऑडियो थोड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जी शरद प्रधान बोलिए। मेरा मानना ये है कि गठबंधन की जो बात है, इसके पीछे पूरा मकसद है रिकंसोलिडेशन ऑफ द मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम वोट इस इलेक्शन में बड़ा क्रूशल है। और जब समाजवादी पार्टी में बिखराव आ गया था, जिस दौरान उस बीच में ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट शिफ्ट होकर बीएसपी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये आज की डेट में कुछ ये जब से इन्होंने कांग्रेस से अलायंस की बात करी है, उसके पीछे मकसद यही है कि डिवाइड ना हो मुस्लिम वोट, क्योंकि ये भी था कि कुछ वोट कांग्रेस में चला जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का भी इंटेंशन यही है कि किसी तरीके से रिकंसोलिडेशन अगर मुस्लिम वोट का हो जाता है तो समाजवादी पार्टी डायरेक्ट का उस बैटल में आ जाती है विद बीजेपी। तो बीएसपी का, क्योंकि बीएसपी को भी मुस्लिम वोट की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि अकेले दलित वोट के बेसिस पे वो नई पावर में आ सकती है। इसलिए मायावती डायरेक्ट अपील करती रही है बार बार कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट ना करें, क्योंकि वहां डिवाइडेड हाउस है। ये चीज चल रही बड़ी तो इसके गठबंधन की भी, लेकिन देखिए बिहार टाइप ऑफ गठबंधन बनने का कोई चांस नहीं हो सकता है। अलग अलग समीकरण है उत्तर प्रदेश में। अंत में संजय सिंह, मूल जो सवाल है कि बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्या इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अगले कुछ हफ्तों में कैसे चीजें बदलती है? क्या अगर चीजें सामान्य हो जाती है तो लोग अपना कष्ट भूलने को तैयार होंगे जो पहले कुछ दिनों में हुआ है? निश्चित रूप से तमन्ना, इसमें इशू ये है कि लोगों की अभी जो कई तरह की नाराजगी किसी इशू को लेकर के आई है, वो क्या इतना लंबा सस्टेन करेगी कि इलेक्शन तक जाए? वैसे इलेक्शन लंबा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का कहना था कि उन्हें किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है और सपा अकेले चुनाव में जाएगी। तो सपा को भी ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों कांग्रेस का दामन थाम रही है। ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप चुनाव में जाएंगे, मतलब अब तो किसी भी समय इलेक्शन कमीशन उसका अगले हफ्ते में के बाद अनाउंसमेंट उसका कर सकता है, तो ये देखना होगा कि ये जो मतलब पब्लिक डिस्कोर्स जिस तरह से सेट करता है और कैश का फ्लो कैसे ईज करता है। आप सही कह रहे हैं कि चुनाव के डायनेमिक्स पे उसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय में लोग अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा कोई इशू है जो कंज्यूम करता है लोगों का माइंड स्पेस, वो नोटबंदी है। नोटबंदी है सबसे बड़ा मुद्दा। और नोटबंदी में ये भी एक बात है कि इसके क्या क्या असर पड़ेंगे। अब तक हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगले कुछ महीनों में करेंसी आ जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, उससे डिमांड पर और जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा, ये भी अभी देखना है। फिलहाल जिन लोगों ने हमारे पोल में हिस्सा लिया उसमें से 60% को लगता है कि इस वक्त कम से कम बीजेपी को यूपी चुनाव में नोटबंदी का फायदा होगा। 40% को लगता है कि नुकसान होगा। कुछ हफ्ते और है जब तक स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इस समय
शायद बीजेपी का पलड़ा भारी है, चिंताएं शुरू हुई है और समाधान भी जल्द ही ढूंढना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की हमारी डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।